बच्चों, आज हम समास पढ़ेंगे। क्लास 10 का एक मुख्य विषय होता है व्याकरण में और 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का समास विग्रह करने के लिए आता है और 2 नंबर समस्त पद बनाने के लिए आता है। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। समास। समास का अर्थ होता है छोटा करना, संक्षेप करना। परिभाषा देखें तो वैसे परिभाषाएं आती नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको क्योंकि समझना है तो इसलिए परिभाषाएं मैं बताऊंगी। परिभाषा: परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा करना। जैसे नील गगन, राजपुत्र, जेब खर्च। नील गगन में भी 2 पद हैं, नील और गगन। राजपुत्र में भी 2 पद हैं, राजपुत्र। जेब खर्च में भी जेब और खर्च। ये 2 या 2 से अधिक पदों का जब मेल होता है तब उसको समास कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। समास को ही समस्त पद भी कहते हैं, सामासिक शब्द भी कहते हैं। किसी भी समास में 2 पदों का होना आवश्यक होता है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। जैसे अगर हम इनको देखें, नील गगन, 2 पदों का होना आवश्यक है। पहला पद नील है, दूसरा पद जो है वह गगन है। राज पहला पद है, पुत्र दूसरा पद है। जेब पहला पद है, खर्च दूसरा पद है। तो इस तरह से किसी भी समस्त पद में 2 पदों का होना बहुत ज़रूरी होता है और उसमें पहला पद पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद कहलाता है। जैसा मैंने ऊपर बताया, राजपुत्र में राज पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है। अब आते हैं समास विग्रह पर। समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह होते हैं का, के, की, में, से, पर, के लिए, के द्वारा। ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। विभक्ति चिन्हों की सहायता से किसी समस्त पद की व्याख्या करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। ये जो विभक्ति है इसको लगाकर हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह विस्तार कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, तो उसके लिए विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया को समास विग्रह की कहा जाता है। क्लास 10 में 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो आता है समास विग्रह करके भेद बताना और दूसरा है समास बनाकर, समस्त पद बनाकर उसका भेद बताना। आगे चलते हैं। अब समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? देखिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी भी समास में किसी भी समस्त पद में 2 पदों का होना आवश्यक होता है, पूर्व पद और उत्तर पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे मैंने शब्द लिखे हैं, जेब खर्च, गंगा जल। इसमें पहला पद जेब है, दूसरा खर्च है, गंगा पहला पद है, जल दूसरा पद है। हम तत्पुरुष समास में समझ रहे हैं उत्तर पद प्रधान होता है। जेब के लिए खर्च, खर्च की महत्ता है, हम खर्च की बात कर रहे हैं, हम जेब की बात नहीं कर रहे हैं। गंगा जल, गंगा का जल, जल की बात होती है, जल का महत्व होता है, इसलिए उत्तर पद को प्रधानता दी जा रही है। इसलिए ये जो समस्त पद है ये तत्पुरुष का उदाहरण है। अब तत्पुरुष के भी कुछ भेद होते हैं। तत्पुरुष के भेद हम कैसे देखेंगे? आपने कारक पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो ये सारे कारक में कर्ता और संबोधन, ये दोनों कारकों को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे कारक जो हैं ये तत्पुरुष में प्रयोग होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। इसका विग्रह, तत्पुरुष के ही भेद हम पढ़ रहे हैं, इसमें पहला तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष है। कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। तो जब ये वाले जो उसके उदाहरण आते हैं कर्म तत्पुरुष के, इसमें को विभक्ति का चिन्ह प्रयोग होता है जब हम इसका विग्रह करते हैं। जैसे गगन चुंबी, विग्रह करेंगे गगन को चूमने वाली। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। को क्योंकि कर्म की विभक्ति है, कर्म का विभक्ति चिन्ह है, तो जिन शब्दों में, जिन तत्पुरुष के शब्दों में को विभक्ति आती है वे कर्म तत्पुरुष का उदाहरण होता है। आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना होता है कि कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, लेकिन यह सिर्फ आपकी पहचान के लिए बताया गया है। करण तत्पुरुष, करण कहते हैं साधन को और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है, जिसमें करण कारक के विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग होता है। जैसे
रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। उसके बाद आते हैं तीसरा भेद जो है कारक का, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में आप जानते हैं इसका विभक्ति करते समय संप्रदान की विभक्ति चिन्ह जो होती है इसका विभक्ति चिन्ह के लिए है, के लिए का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। राह खर्च, राह के लिए खर्च। ये सभी तत्पुरुष के ही उदाहरण हैं। इसमें सिर्फ हम तत्पुरुष के भेद देख रहे हैं। हमने पहले कर्म किया था, उसके बाद करण किया था, और ये संप्रदान कर रहे हैं क्योंकि इनके विग्रह में के लिए का प्रयोग किया जा रहा है। अपादान कारक आपने पढ़ा था, अपादान में अलग होने का बोध होता है और से विभक्ति आती है। तत्पुरुष में भी कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जिसमें से विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ऐसे उदाहरण अपादान तत्पुरुष के उदाहरण कहे जाते हैं। इसका विग्रह करते समय अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण दिए हैं मैंने, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला हुआ। अगला हमारा जो इसका भेद है वह है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वे का, के, की ये होते हैं। इसका विग्रह करते समय हम इन चिन्हों का, संबंध तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह का, के, की, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ये जो उदाहरण है गंगा तट, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो गंगा का तट। देश रक्षा, देश की रक्षा। देशवासी, देश का वासी। तो इसमें का, की, के, इनका जो विभक्ति चिन्ह है ये प्रयोग होते हैं इस तत्पुरुष में, संबंध तत्पुरुष में। अगला तत्पुरुष का भेद है अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष कारक। इसके विग्रह में अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में और पर, ये दोनों विभक्ति चिन्ह आते हैं अधिकरण कारक में, तो इनका प्रयोग होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं अभी हम। जैसे वनवास, वन में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, इनका प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये तो हो गए कारक के आधार पर। मैंने बताया था आपको, आपने जो कारक पढ़े हैं, कारक में कर्ता जिसका विभक्ति चिन्ह ने होता है और संबोधन जिसका विभक्ति चिन्ह हे और अरे होता है। इन दोनों को छोड़कर उसके अलावा जो बाकी 6 हमारे कारक हैं, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है, तो इन कारकों के जहाँ विभक्ति चिन्ह लगते हैं वे सभी तत्पुरुष में प्रयोग होते हैं। तो जहाँ इस प्रकार के विभक्ति चिन्ह वाले आपको शब्द दिखाई देंगे विग्रह करने में, तो उनमें आप पहचान सकते हैं कि ये तत्पुरुष हैं। क्योंकि एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन वो आता है समास विग्रह करके भेद बताइए, और दूसरा आता है समास विग्रह दिया हुआ होता है उसका समस्त पद बताना है। तो इसमें दोनों ही स्थितियों में आप अंतर जान सकते हैं। एक और प्रकार तत्पुरुष समास का ही नंग, जिसमें न का बोध होता है। देखिए क्या होता है, ये थोड़ा नया भेद होता है, कुछ ही जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है और कुछ एक ही शब्द होते हैं इसके। इस समास का पहला पद निषेधवाचक, न का बोध करने वाला, नहीं का, इसलिए इसको नंग, ये जो है ये पंचमाक्षर है, इसका तत्पुरुष कहलाता है। असभ्य, न सभ्य। अनंत, न अंत। अनादि, न आदि। असंभव, न संभव। ऐसे शब्द हैं। इसमें आगे क्या लगा हुआ है, ये उपसर्ग जैसा लगा हुआ है। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है। जैसे इसमें हमने ऊपर देखा है में, से, पर, ये आए हैं, इसमें ऐसा कोई विभक्ति चिन्ह नहीं आता है, बल्कि इसमें न का प्रयोग होता है। ये जो शब्द होते हैं ये सारे न का बोध करने वाले होते हैं। तो ये तो हमारा तत्पुरुष यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद समास का दूसरा भेद हम देखेंगे। दूसरा भेद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसके दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, इसमें उपमेय, उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। उपमेय उपमान क्या होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है। मतलब यह होता है कि इन दोनों में तुलनात्मक संबंध होता है, किसी भी प्रकार की कोई तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है। या फिर विशेषण विशेष्य होता है, एक शब्द विशेषता बताने वाला होता है और दूसरा उसका विशेष्य होता है। इस प्रकार का संबंध भी इसमें होता है। जैसे प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, तुलना की जा रही है।
नील गगन, नील गगन शब्द में देखिए गगन की विशेषता बताने वाला पद है नील। नीला है जो गगन। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो शब्द है, जो, जिसको, जिससे, ये सभी जो शब्द हैं ये विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं। तो जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग विग्रह में हो जाता है वे सभी कर्मधारय होते हैं। दो बातें होती है इसमें, या तो इस प्रकार से तुलना की जा रही है, समानता बताई जा रही है, या फिर विशेषता बताई जा रही है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। काली मिर्च, ये भी विशेषण विशेष्य वाला है। काली इसका विशेषण है और मिर्च विशेषण है, विशेष्य है। काली है जो मिर्च, यहाँ पर जो लगा दिया है विशेषता बताने वाला। विग्रह इसका इस प्रकार से ही किया जाएगा। देह लता, यहाँ पर तुलना की जा रही है, देह रूपी लता उससे तुलना की जा रही है। प्रधान है जो अध्यापक, प्रधानाध्यापक, विशेषता बताई गई है। अध्यापक का विशेषण है कि वह प्रधान है। अगला जो भेद है, अभी हमने दो भेद पढ़ लिए हैं। तत्पुरुष समास के पहला तत्पुरुष पढ़ा है जिसमें हमने उसके 6 भेद पढ़े हैं कारक के आधार पर, और एक पांचवा जो सातवां था वो हमने पढ़ा जिसमें 9 का बोध होता है। उसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा वो कर्मधारय पढ़ा जिसमें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तीसरा बड़ा सरल है, बहुत आसान होता है, ये द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहले पद में एक संख्या का बोध होता है। विशेषण तो होता है लेकिन संख्यावाची होता है। जहां पहले पद में एक संख्या लिखी दिखाई दे जाए, जैसे नवग्रह, पंचतंत्र, चौराहा, नवरात्रि, इसमें सब में एक संख्या लिखी हुई है आगे, नव, पंच, चौ, नव, ये सभी जो हैं संख्या का बोध करा रहे हैं। तो इन दोनों पदों में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। इसका विग्रह करेंगे, विग्रह करते समय हम समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। उसके बाद आ जाते हैं अगले इसके भेद पर समास के, वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास भी बहुत सरल समास होता है। इसमें भी ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि दोनों ही प्रधान होते हैं। जहां दोनों पद प्रधान होते हैं, किसी एक को हम प्रधान नहीं कह रहे हैं, बल्कि दोनों बराबरी के पद होते हैं। जहां दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और लगता है तथा लगता है, जैसे दिन रात। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इसके दोनों पदों में विलोमार्थी शब्द होते हैं, उल्टे शब्द होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। दिन रात, विग्रह करेंगे दिन और रात, दोनों विलोमार्थी शब्द हैं, दिन और रात। भला बुरा, भला और बुरा। गोरा काला, गोरा और काला। माता पिता, माता और पिता। अगला भेद आ जाते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की विशेषता क्या होती है कि इसमें भी ना पहला पद प्रधान होता है और ना दूसरा पद प्रधान होता है। हमने इसमें भी यही पढ़ा था कि ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि क्या होता है इसमें तो दोनों पद बराबरी के होते हैं। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर भी ना पहला पद प्रधान है और ना दूसरा पद प्रधान है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखेंगे ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि क्या होता है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। दोनों पद जो मिल जाते हैं तो तीसरे की बात बताते हैं और तीसरा पद ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे गिरिधर, गिरी को धारण किया है जिसने, अर्थात कृष्ण। ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें तीसरे पद की महत्ता बताई गई है, कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। ये देखेंगे कि इन पदों में क्या होता है कि जो तीसरा पद है हमें वो लिखना बहुत जरूरी होता है, और विशेष रूप से ये किसी देवता के नाम या विशेष व्यक्ति के नाम दिए जाते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। महावीर, महान है जो वीर, अर्थात हनुमान। इसमें हमने ये देखा कि इसमें जो तीसरा पद है ना पहले पद की ओर संकेत है ना दूसरे पद की ओर संकेत है, ना नीले की बात कर रहे हैं ना कंठ की बात कर रहे हैं, बल्कि नीलकंठ शब्द के द्वारा शिव जी के बारे में बात हो रही है।
ना महान के बारे में बात हो रही है, ना वीर के बारे में बात हो रही है, बल्कि इसके द्वारा हनुमान के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप तीसरा नहीं लिखेंगे नाम तो ये बहुव्रीहि नहीं बनेगा। अगर हम तीसरा नहीं लिखते हैं अर्थात तक ही लिख देते हैं गिरि को धारण किया है जिसने, तब तो कर्मधारय बन जाएगा क्योंकि विशेषता बताने वाला पद हो गया। लेकिन जब हम तीसरे का नाम लिखेंगे, समास में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि यदि आप उसका विग्रह जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से उसका भेद भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप तीसरे की बात बता रहे हैं, अर्थात लगाकर आपको तीसरे का नाम जरूर बताना होगा, तभी वो बहुव्रीहि बनता है। आखिरी भेद देखेंगे इसका, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है? सारे समास में हमने देखा दो पद होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी समस्त पद में दो पदों का होना आवश्यक होता है। अव्ययी भाव में देखिए, इस समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होते हैं? जो कभी बदलते नहीं हैं, जिनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई खास अर्थ नहीं होता है, वे अव्यय होते हैं, जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस समास में पहला पद अव्यय होता है, जैसे आजीवन, यथामति। अब इसमें देखिए, ये जो आ है ये अव्यय है, यथा ये अव्यय है, मूल शब्द जो है जीवन है, मति है। विग्रह कैसे करेंगे इसका? इसके मेल से, इस अव्यय के मेल से पूरा पद ही अव्यय बन जाता है। आजीवन जीवन भर, यथामति मति के अनुसार, बेरोजगार रोजगार के बिना, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार। तो इसमें क्या है? पहला पद जो है ये अव्यय है। अव्यय वे होते हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है, किसी भी लिंग, किसी भी वचन, किसी भी काल में प्रयोग करें ये ऐसे ही बने रहते हैं। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन इनके मेल से पूरा पद ही अव्यय बन जाता है और इसका विग्रह इस प्रकार से करते हैं। अव्ययी भाव में कुछ उदाहरण ऐसे भी दिखते हैं, हाथों हाथ, बातों बात, कानों कान। इनका विग्रह कैसे करते हैं? हाथ ही हाथ में, बात ही बात में, कान ही कान में आदि। तो उम्मीद करती हूँ आपको समास अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे।